तो सोचिए, हर साल जैसे ही मौसम बदलता है, एक बहुत ही पुरानी यात्रा शुरू होती है। और ये सिर्फ, आप जानते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं है। नहीं, ये तो जमीन के साथ एक तालमेल में जीने का एक तरीका है, एक ऐसी लय जो सदियों से चली आ रही है। जरा इन नज़ारों को देखिए। ये जो विशाल जमीन दिख रही है ना, ये सिर्फ कोई बैकग्राउंड नहीं है, ये एक घर है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां हर पहाड़ी, हर घास का मैदान मानो एक कहानी कहता हो। सदियों से इन लोगों का जीवन मौसम की लय के हिसाब से चला है, इंसानों की खींची हुई सरहदों के हिसाब से नहीं। इन्हें कहते हैं पैस्टोरल नोमैड्स, यानी पशु चराने वाले घुमंतू। और इनकी कहानी, जो भारत के इतिहास का इतना गहरा हिस्सा है, वो अक्सर किताबों के पन्नों में कहीं खोसी जाती है। तो चलिए आज इसी अनकही कहानी को थोड़ा समझते हैं। तो ठीक है, अब जरा इसमें गहराई से उतरते हैं। आखिर ये समूह हैं कौन और ये रहते कहाँ हैं? देखिए, ये कहानी सिर्फ किसी एक समुदाय की नहीं है, बल्कि पूरे भारत में फैले कई समुदायों की है। जरा सोचिए, हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों से लेकर राजस्थान के तपते रेगिस्तान और महाराष्ट्र के पठारों तक, हर जगह ये पशुपालक समुदाय पीढ़ियों से भारतीय जमीन का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा रहे हैं। इनकी पूरी जिंदगी, इनकी रोजी रोटी, सब कुछ इनके मवेशियों के झुंड से ही जुड़ी हुई है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये लोग लगातार घूमते क्यों रहते हैं? क्या ये बस यूं ही भटकना है? बिल्कुल नहीं। इनकी हर एक हरकत के पीछे एक बहुत ही सोची समझी एक गहरी रणनीति होती है। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि इनका घूमना फिरना कोई बेतरतीब भटकना नहीं है। नहीं, ये तो जिंदा रहने का, सर्वाइव करने का एक बहुत ही सावधानी से बनाया गया चक्र है। और ये चक्र किस पर आधारित है? प्रकृति के संकेतों की गहरी समझ पर। यह एक ऐसा ज्ञान है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। तो देखिए, इनकी आवाजाही की ना मोटे तौर पर दो मुख्य लय हैं। पहाड़ों में सब कुछ बर्फ पर टिका है, बर्फ ही इनका रास्ता तय करती है। सर्दियों में ये नीचे की पहाड़ियों में आ जाते हैं, और जैसे ही गर्मियां आती हैं, बर्फ पिघलती है, ये ऊपर के हरे भरे चरागाहों की तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ पठार और रेगिस्तान में इनकी आवाजाही बारिश का पीछा करती है। जहां बारिश, वहीं हरे चरागाह, और वहीं ये अपने झुंडों को ले जाते हैं। और ये तस्वीरें इस फर्क को कितनी खूबसूरती से दिखाती हैं, है ना? एक तरफ हैं गुज्जर बकरवाल, जो गर्मियों में ऊंचे पहाड़ी चारागाहों की ओर बढ़ रहे हैं, जिन्हें वहां की भाषा में बुग्याल कहते हैं। और दूसरी तरफ ये हैं राइका ऊंट चरवाहे, जो मानसून के बाद राजस्थान का विशाल रेगिस्तान पार कर रहे हैं। दो बिल्कुल अलग दुनियाएं, लेकिन सिद्धांत एक ही है, जिंदा रहने के लिए घूमना। चलिए एक उदाहरण लेते हैं हिमाचल प्रदेश के गद्दी चरवाहों का। इनका जो सालाना चक्र है ना, वो एकदम घड़ी की सुई की तरह सटीक चलता है। अपनी सर्दियां ये शिवालिक की निचली पहाड़ियों में बिताते हैं। फिर अप्रैल आते ही उत्तर की तरफ इनकी लंबी यात्रा शुरू हो जाती है। गर्मियों तक ये लाहौल और स्पीति के ऊंचे ऊंचे चरागाहों में पहुंच जाते हैं, और सितंबर आते आते वापसी का सफर शुरू होता है। और इस दौरान ये अपने गांवों में रुककर मक्का और धान जैसी गर्मियों की फसलें भी काटते हैं। मतलब कितना जबरदस्त और ऑर्गेनाइज सिस्टम है ये। और इस लगातार घूमते रहने का जो सबसे दिलचस्प पहलू है ना, वो है इसका इकोलॉजिकल फायदा। मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाकर ये चरागाहों को, आप कह सकते हैं, ठीक होने और फिर से पनपने का वक्त देते हैं। इससे प्रकृति के साथ एक ऐसा संतुलन बनता है जो टिकाऊ हो, जिससे ये पक्का होता है कि जमीन का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल ना हो। और ये रिश्ता सिर्फ प्रकृति के साथ ही नहीं है, बल्कि जो बसे हुए किसान समुदाय हैं उनके साथ भी एक तरह का लेन देन का रिश्ता है। होता यह है कि चरवाहे अपने झुंडों को फसल कटने के बाद खेतों में चराते हैं। फिर जानवरों की खाद से मिट्टी और उपजाऊ हो जाती है, और बदले में किसान इन चरवाहों को अनाज देते हैं। ये एक ऐसा चक्र है जिसमें दोनों का फायदा है। सदियों तक ये लय और ये संतुलन सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। लेकिन फिर एक नई ताकत आई, एक ऐसा औपनिवेशिक शासन जिसका जमीन को देखने का नजरिया एकदम अलग था, और बस उसी ने सब कुछ बदल कर रख दिया। जरा 1913 के इस कोट को सुनिए। ये औपनिवेशिक सोच को पूरी तरह से सामने रख देता है। उनके लिए एक जंगल की कीमत सिर्फ उसकी कीमती लकड़ी से थी। चराई को तो वो एक फालतू की गतिविधि मानते थे, जो उनके असली फॉरेस्ट प्रोडक्ट यानी लकड़ी के रास्ते में आ रही थी। और इसी सोच से जन्म हुआ वेस्टलैंड यानी बंजर भूमि के आइडिया का। औपनिवेशिक अधिकारियों के लिए कोई भी जमीन जिस पे खेती नहीं हो रही थी, जिससे कोई रेवेन्यू या पैसा नहीं आ रहा था, वो बंजर थी। वो एक बेकार अनप्रोडक्टिव जगह थी जिसे काम का बनाने की जरूरत थी। और काम का बनाने का मतलब था उस पर खेती करवाकर टैक्स वसूलना। अब इसी तस्वीर को एक बार फिर से देखिए। जहां पशुपालकों को एक जिंदगी देने वाला हरा भरा चरागाह नजर आता था, वहीं औपनिवेशिक सरकार को क्या दिखता था? सिर्फ एक अनप्रोडक्टिव बंजर भूमि, जिसे काबू में करने और बदलने की जरूरत थी। एक ही जमीन, दो बिल्कुल उल्टे नजरिए। और इस कंट्रोल को लागू करने के लिए उन्होंने बनाए कानून।
वेस्टलैंड रूल्स के जरिए चरागाहों को अपने कब्जे में ले लिया गया और उन्हें खेती के लिए लोगों को दे दिया गया। और फिर आए फॉरेस्ट एक्ट्स, जिन्होंने बड़े बड़े जंगलों को आरक्षित या संरक्षित घोषित कर दिया। इसका सीधा मतलब ये था कि पशुपालकों का उन इलाकों में आना जाना बंद हो गया जहां वे सदियों से जाते थे। तो सोचिए, इन कानूनों ने उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। अचानक उनकी घूमने फिरने की आज़ादी ही छीन ली गई। अब उन्हें अपने जाने पहचाने जंगलों में जाने के लिए परमिट की जरूरत थी। कब आना है, कब जाना है, इसका समय तय कर दिया गया। वो कितने दिन रुक सकते हैं, ये भी सीमित कर दिया गया। मतलब अब सब कुछ उनकी जरूरतों के हिसाब से नहीं, बल्कि कानून के हिसाब से चल रहा था। इन औपनिवेशिक नीतियों का जो नतीजा निकला वो बहुत गहरा और दूर तक जाने वाला था। इसने सिर्फ नक्शे पर नई लकीरें नहीं खींची, इसने तो जीने का एक पूरा तरीका ही बदल कर रख दिया। हुआ ये कि उनके चरागाह सिकुड़ गए क्योंकि उन्हें खेती के लिए दे दिया गया। उनके सदियों पुराने रास्ते बंद हो गए क्योंकि जंगलों पर पाबंदी लग गई। और उनके जीवन की वो पुरानी मौसम पर आधारित लय जो पीढ़ियों से चली आ रही थी, वो टूट गई। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक ऐसी संस्कृति जिसकी नींव ही घूमने फिरने की आज़ादी पर रखी हो, वो भला तब कैसे जिंदा रहेगी जब दुनिया उसके चारों ओर बाड़ें और सीमाएं खड़ी कर दे। ये एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना ये समुदाय आज भी कर रहे हैं।